This conference will now be recorded. ओके, तो कल हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, है ना। तो आज हम कंडीशन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इनपुट कैसे इसमें शो करेंगे, प्लस फॉर लूप फंक्शन के अंदर हम चीजें कैसे यूज करेंगे सारी की सारी। तो जो चीज सबसे पहले मैंने कल बात करी थी, लीनियर इक्वेशंस हम मैटलैब में कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिक्स में इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बिकॉज आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो, लास्ट में आपको इन द एंड अगर आप प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो तो कैलकुलेशंस तो यूज करने पड़ेंगे, या कोई भी मॉडल को आप प्रेजेंट कर रहे हो या उसमें रिसर्च कर रहे हो, लास्ट में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेशंस जितने करोगे उतने वेरिएबल्स और उतने अननोन्स के साथ आपको हर बार इसमें डील करना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ से पिक कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। ओके, विकिपीडिया में ही देख लेते हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस हमें तीन इक्वेशंस जो कल हमने बात भी करी थी, 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 1, एंड द अदर इक्वेशन इज 2x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 2, देन माइनस x प्लस हाफ y माइनस z इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद इसके आंसर हमें नीचे मेंशन्ड है 1, माइनस 2 और z की वैल्यू भी माइनस 2। ये तो हमें आंसर पता है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे अभी तो साथ साथ हमें वेरीफाई भी हो जाएगा किस किस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैटलैब में सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने ये सेम चीज मैट्रिक्स से भी रिजॉल्व करना सीखा होगा, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स बनाना जिस जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इमेज है, इमेज को खोल लेते हैं। ये एक इमेज है, सॉरी ये एक तीन इक्वेशंस है, इसको हमने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेबल करना। कुछ नहीं, आपको 3 2 माइनस 1 पहली रो हो गई, देन 2 2 4 आपकी दूसरी रो, सॉरी 2 माइनस 2, है ना, आपकी दूसरी रो हो जाएगी, एंड माइनस 1 0.5 और माइनस 1 आपकी थर्ड रो हो जाएगी सिंपली। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद 1 2 और माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे इसमें एक चीज और देख लेते हैं, तो कोई भी इक्वेशन यहाँ से पिक कर लेंगे मैटलैब। तो यहाँ पे ए में आपकी मैट्रिक्स रिजॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, कुछ भी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 2 माइनस 1 2 माइनस 2 एंड 4, लास्टली माइनस 1 हाफ था ना 0.5 और लास्ट में माइनस 1। तो ये हमारी मैट्रिक्स इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, ओके। तो एक चीज सबको बताता हूँ, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो वही चीज हमें याद भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रश ले लेते हैं। ए, तो क्वेश्चन कैसे होती थी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना। अब इसमें हमें एक्स हमारा क्या होता है, ए होती है हमारी मैट्रिक्स जो हमने अभी पिक कर ली है, एक्स होते हैं हमारे पोल्स ऑफ अननोन। यहाँ पे कितने अननोन्स है हमारे पास, इधर पे हमारे पास अभी 3 अननोन्स है, 3 अननोन्स यानी तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x y और z, जो तीन वैल्यू आपके पास है। ठीक है, और b आपकी आर्बिट्री कांस्टेंट्स, है ना, जो लास्ट में होती हैं इज इक्वल टू के बाद जो भी आप वैल्यू रखते हो। तो a हमने डिफाइन कर दिया, x तो अननोन है तो x डिफाइन करने का कुछ फायदा नहीं है, b लास्ट चीज हमारी डिफाइन करने वाली बच गई है, तो b को डिफाइन कर लेते हैं। तो b आप डिफाइन कैसे करोगे, स्मॉल b ले लेते हैं या कैपिटल b, तो चलो b इज इक्वल टू, इसके अंदर आपकी कांस्टेंट वैल्यू जो क्या है 1 माइनस 2
और -2। ठीक है, ax की वैल्यू आपके पास आ गई। ओके, तो ax इज इक्वल टू b मैट्रिक्स में है, हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो ax इज इक्वल टू b है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, सॉरी a इनवर्स से, क्योंकि a दोनों जगह से स्टार्टिंग से गायब करना है। जैसे मैट्रिक्स में सबको पता होगा ना, हम पोजीशंस सबको वैलिड रखनी पड़ती हैं। तो अगर इक्वेशन है आपकी ax इज इक्वल टू b, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको a इनवर्स इधर साइड रखना पड़ेगा, है ना। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका x इज इक्वल टू a इनवर्स b आंसर हो जाएगा। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन मैंने कल करना बताया था, है ना। a इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे b के साथ। अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि आप a इनवर्स कैसे निकालोगे, है ना। a इनवर्स निकालने के लिए आपकी डायमेंशंस एग्री करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्स करता हूँ तो ध्यान से देखो, इनवर्स के लिए INV फंक्शन होता है, इनवर्स ऑफ a, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंस मल्टीप्लाइड, क्योंकि आंस में क्या है अभी, इनवर्स ऑफ a, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा b से, तो ये मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है, नहीं हुआ। क्यों मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज a जो आपका है, अगर मैं स्क्रिप्ट काटता हूँ, a ध्यान से देखो, a इज 3 क्रॉस 3 while b इज 1 क्रॉस 3। तो 3 और 1 मैच नहीं होता है, इसलिए आपको आंसर नहीं मिलता है। तो अगर मैं विकिपीडिया में आपको इक्वेशन दिखाता हूँ, तो विकिपीडिया छोड़ो, जो मैट्रिक्स हम लिखते हैं उसमें जो भी आपका कांस्टेंट वाला होता है वो रो मैट्रिक्स नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो इसलिए पहले बी को मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे होगा, बी इज इक्वल टू बी, ऊपर से हम एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, अभी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ आंस स्टार बी, ठीक है, अब आपकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या निकला आपका, वैल्यू इनवर्स वैल्यू हमारे जो भी निकाली थी। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करोगे और आंसर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो भी हमारे एक्स वाई जी की वैल्यूज हैं वो इस तरीके से हमें मिल जाएगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, हर बार फॉर्मूला क्या चलाना है, इनवर्स, इसके अंदर आप डालोगे ए स्टार बी। ठीक है, इस तरीके से हमें तीनों की वैल्यूज आपकी बहुत इजीली मिल जाएंगी। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। तो अब आपको जो एग्जांपल दिया था, अब आप कोई सी भी एग्जांपल उसमें रख सकते हो। पहला काम आपको मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स की कैलकुलेशन करना आपका काम नहीं है, जो भी उसमें आपको प्लस माइनस करना होता था। ठीक, आपको सिंपली मैट्रिक्स में उसको पुट करना है, मैट्रिक्स अपने मैटलैब में डालनी है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं ये सब काम करने के लिए, तो हमें मैटलैब की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, बिकॉज बीटेक में सब बीटेक के ही होंगे यहाँ पे ज्यादातर, हम फर्स्ट ईयर में जब मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर्स ले जाना अलाउड नहीं होता है ना। बिकॉज उसमें आप मैट्रिक्स की कैलकुलेशन, वो चाहे फिर इनवर्स निकालना हो, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, अ, उसका एडजॉइंट निकालना हो, या फिर डिटरमिनेंट निकालना हो, है ना, या फिर किसी भी पावर में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करनी है कोई भी मैट्रिक्स, तो वो सारे काम आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर से बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने यूज किया है तो मुझे बताओ कितने ऑर्डर तक की मैट्रिक्स हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, फटाफट से बताओ। तीन लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से दो, एक अंकित ऑफलाइन है, नुपुर और सलोनी, आप लोगों ने अगर यूज किया है साइंटिफिक कैलकुलेटर तो हम उसमें कितने ऑर्डर तक साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, है ना। ये अगर आपने यूज किया है साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो उसमें थोड़ा लिमिट ज्यादा होती है, MS वाले में लिमिट हमारे पास थोड़ी कम होती है। 100 MS, 991 MS, 80 MS, तीन कैलकुलेटर हमारे पास होते हैं। बताओ फटाफट से।
ओके, तो जो भी हमारे पास कैलकुलेटर में लिमिटेशन होती है, हम कुछ कैलकुलेटर्स में तो मैट्रिक्स होती नहीं है ATMS में, ठीक है, 100 MS में शायद होती है, लेकिन उसमें ऑर्डर 2 तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट बचा 991 MS, उसमें 3 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स होती है। प्रोग्रामिंग वाले में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितना होता है, शायद उसमें भी 3 तक ही होती है, लेकिन 3 तक हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैटलैब में हम, हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है, हम जितने ऑर्डर की चाहे उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती है, हमें इतनी तक की मैट्रिक्स को रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, जो भी हम आइगन वैल्यूज वहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, हम सिर्फ 3 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स की ही आइगन वेक्टर्स हमारे पास एग्जाम में भी आते हैं, हम सॉल्व भी करते हैं। बिकॉज जब हम 2 तक की यूज करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती है जब हम आइगन वैल्यू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिजॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं अपनी आइगन वैल्यूज को। लेकिन जब वो 3 और 3 ऑर्डर्स की बन जाती हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन जब आती है हमारे पास, तो अगर वो क्यूबिक इक्वेशन एक सिमेट्री पे नहीं है, तो हमें जो क्यूब वैल्यूज हैं, है ना, क्यूबिक वैल्यूज जो हैं, आइगन वैल्यूज, वो निकालनी थोड़ी टफ हो जाती है। बिकॉज क्यूबिक में सॉल्व करना हम यूज टू नहीं होते हैं, तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में थोड़ा कठिनाई हमें उसको सॉल्व करने में होती है, ठीक है, थोड़ा वहाँ पे कठिन इक्वेशन बनती हैं। लेकिन अगर वो 4th ऑर्डर तक अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है 5 ऑर्डर तक, तो हम बहुत दिक्कत वहाँ पे भी होती है। तो नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है कि आप आइगन वैल्यूज, लीनियर इक्वेशंस के बाद आप आइगन वैल्यूज कैसे सॉल्व करोगे, नेक्स्ट चीज जो उसमें आती है कि हाउ टू सॉल्व आइगन वैल्यूज यूजिंग मैटलैब। काम मैट्रिक्स का ही होगा, मैटलैब है यानी मैट्रिक्स लेबोरेटरी, आप मैट्रिक्स को ही सॉल्व करोगे, उसके थ्रू आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो कितने वेक्टर होते हैं आइगन के हमारे पास, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा, है ना। आइगन वैल्यूज से जब आइगन वेक्टर्स हमारे पास बनते हैं तो कितने टाइप के आइगन वेक्टर्स, ठीक है, छोड़ इस बात को छोड़ते हैं, 2 होते हैं हमारे पास, ठीक है। जनरल इक्वेशन मैटलैब में अगर मैं बात करूं, तो डी फॉर डायगोनल, वी और डब्ल्यू हमारे पास 2 होते हैं। तो कोई भी वैल्यू है यानी EIG फंक्शन यूज करते हैं हम आइगन वैल्यूज के लिए। EIG में अगर मैं ए यहाँ पे इनपुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाती है, मेरी आइगन वैल्यूज। आप इसको हाथ से सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, आपको वैल्यूज देख के पता चल रहा होगा, 3.6295 माइनस 3.8445 और 0.2150। ये आप मैन्युअली सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, है ना। बिकॉज आइगन वैल्यूज आपके इंटीजर्स नहीं आ रही हैं, फ्लोटिंग डिजिट्स आ रही हैं सारी की सारी, ठीक। तो इसको सॉल्व करने में थोड़े इश्यूज आपको होंगे। नेक्स्ट चीज जो है आइगन वेक्टर्स, यहाँ से हमें अगर फाइंड आउट करने हैं, तो वेक्टर्स है, तो वेक्टर के लिए जैसे मैंने अभी लिया EIG ऑफ ए, तो EIG ऑफ ए किस में आया आपका आंसर के पास, तो मैं अगर करता हूँ A इज इक्वल टू EIG ऑफ ए, तो A रिप्रेजेंट सम वैल्यूज, ओके, और अ मैट्रिक्स। लेकिन अगर मुझे प्योर वेक्टर लेना है, तो वेक्टर के लिए मुझे 2 चीज इसमें मेंशन करनी पड़ेगी। A, B आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू EIG ऑफ ए। तो ये आप क्या देगा आपको आंसर, इट विल जनरेट 2 वेक्टर्स A एंड B। अब आप ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने बोला मैटलैब 2 वेक्टर्स देता है, साथ में एक डायगोनल देता है, मैंने बोला था अभी V, D एंड W। तो D मींस डायगोनल मैट्रिक्स, और V और W हमारे पास 2 वेक्टर्स आते हैं। तो A वही एक वेक्टर है जो डायगोनल नहीं है, B इज अ डायगोनल, वो देख के पता चल रहा है। उसमें बीच में देखो, इट रिप्रेजेंट्स योर आइगन वैल्यूज, 3.6295 माइनस 3.8445 एंड 0.2150, यही आपकी आइगन वैल्यूज हैं जो आप ऊपर देख सकते हो। दूसरा वेक्टर जो है, एक राइट वेक्टर उसमें आता है हमारे पास और एक लेफ्ट वेक्टर आता है, ठीक है। तो आप इनको बोल सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। और जो हमारा दूसरा वेक्टर है जो ए यहाँ पर है, अगर मैं उसको करेक्ट सिंटेक्स में लिखता हूँ, तो आप इसको ऐसे मेंशन करते हो, V
एंड डी। ठीक है, वेर वी रिप्रेजेंट्स आपका राइट आइगन वेक्टर। अच्छा, इसका नाम राइट आइगन वेक्टर क्यों है वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। याद रखने के लिए, जो राइट है वो लेफ्ट साइड में आएगा, जो लेफ्ट है वो राइट साइड में आएगा। बिकॉज ध्यान से देखो, वी और डी में वी लेफ्ट पोजीशन में है अकॉर्डिंग टू आवर्स। अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपनी स्क्रीन में देखोगे तो आपको भी लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो जब बात आती है वी डी कॉमा डब्ल्यू, जब मैं इसमें एक वेक्टर और इनपुट कर देता हूँ तो इस W को हम बोलते हैं, इसकी पोजीशन देखो क्या है, राइट हैंड साइड पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइगन वेक्टर। ठीक है, इसको बोल होता ये आपका राइट साइड में है, लेकिन बोलते लेफ्ट क्यों है वो थोड़ी देर में समझ जाओगे। एंटर मारेंगे तो अब हमें तीन वेक्टर मिलेंगे। पहला वाला आपका V विच इज राइट आइगन वेक्टर, दूसरा वाला है आपका W विच इज योर लेफ्ट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो ये दो आइगन वेक्टर हैं जो हम जनरली निकालते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे पास आइगन वैल्यू जाती है उसके बाद आप उसको दोबारा a माइनस आई लेमडा जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें आप दोबारा पुट करोगे तो वहां से आप अपना आइगन वेक्टर निकाल सकते हो। बिकॉज आई मीन्स योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लेमडा जो आप डायगोनल वैल्यूज होती हैं, अगर आपको याद होगा, है ना, जब आई आई सॉरी डायगोनली आप 1 1 1 लेके करते हो उसके बाद माइनस आई लेमडा उसमें करते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये दो वेक्टर्स मिलते हैं जो मैटलैब बहुत इजीली आपके लिए काउंट कर देता है। ठीक, दूसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है नॉर्मलाइजेशन। तो अब जो मैंने आपसे चीज बोली, लेफ्ट आइगन वेक्टर्स एंड राइट आइगन वेक्टर्स फॉर कैलकुलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं, माइनस इन द सेंस v और d जब हम निकालते हैं हमारे पास एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है, a स्टार v। a हमारी जो नॉर्मल मैट्रिक्स है, v विच इज अवर राइट आइगन वेक्टर। ठीक है, बिकॉज v लेफ्ट साइड आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, राइट आइगन वेक्टर। इसकी जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद वो इज इक्वल टू आती है आपके जो v इंटू डी की वैल्यू आती है, a स्टार v इज इक्वल टू v स्टार d। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ बिकॉज हम एक गलत एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लेकिन चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे इसे, माइनस। ठीक है, तो देखो आंसर इतना स्मॉल है, एक्सपोनेंशियल की पावर -14। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2.7। 1 डिवाइडेड बाय 2.7 अगर मैं करता हूं तो क्या वैल्यू आई, 0.3704। 0.3 की पावर आप निकालोगे 14, 0.3 सॉरी ठीक है, तो अभी भी स्टिल वो पॉइंट में ही आ रही है, यानी 0.00000 ई के बाद जो भी एक्सप्रेशन है इट मींस उतने 0.0 उसमें यूज हुए हैं। ठीक है, 0.8 टाइम्स 0 4 इज द आंसर। तो इतना क्लोज वो, उसके बाद भी आप उसमें 0.265 ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस करने के बाद आपका आंसर वेरी 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 क्लोज टू 0 है। तो राइट आइगन वेक्टर इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब हम ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो आपका कौन सी साइड पे है, वो आपका है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको जनरली आप उसमें बोलते हैं इट इज एन राइट आइगन वेक्टर। तो ये तो हो गया आपका राइट आइगन वेक्टर की बात हम जब करते हैं। ठीक है, अब बात आती है तीन वाले की, यानी जब आप उसमें राइट और लेफ्ट आइगन वेक्टर दोनों की बात कर रहे हो तो वहां पे हमारा एक्सप्रेशन जो W का आएगा, W आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने मैथ्स की बुक में भी नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है, तो जो इसकी इक्वेशन आती है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो तीन वाले के लिए आती है हमारे पास। ठीक है, तीन वाले की जो इक्वेशन आती है, जैसे यहाँ पे a स्टार v है, वहां पे हमारे पास आएगा W, लिख देता हूँ, W ट्रांसपोज स्टार D। अब ध्यान से देखो, W आपकी कौन सी साइड पे है, W इज इन योर लेफ्ट हैंड साइड व्हेन वी आर कंपेयरिंग, और आप इसको माइनस करोगे, इसके लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तीन वेक्टर्स आपने निकाल लिए, अब मैं माइनस
इक्वल टू करूंगा ये वाला। ओके, तो ये आएगा आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। तो W ट्रांसपोज स्टार A माइनस करेंगे किससे? अब देखो, इज इक्वल टू क्या था आपका, V स्टार D था ना। अब अगेन V तो आपका क्या था, राइट था, तो राइट हैंड साइड पे था। W लेफ्ट है तो आपका ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, जैसे हम लिखते हैं D स्टार W ट्रांसपोज। ठीक है, इज इक्वल टू के बाद आपका सेम चल रहा है, यहाँ पे जो पोजीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज हम इसको मल्टीप्लाई ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आप अगेन देखो, तो सेम ये भी आपकी उतनी ही पावर में आ रही है जितना क्लोज टू जीरो आप बोल सकते हो। 1 के साथ आप डॉट 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 जीरो आपने यूज किए हुए हैं, तो इतनी वैल्यू यहाँ पे जीरो की आ रही है, तो इट इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो। ठीक है, 14 प्लेस में जाके आपका जीरो कैंसिल आउट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो दिस मीन्स आंसर इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो एक्सप्रेशन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, विच इज V कॉमा, कॉमा ना लगाओ, D एंड W। तो V आपका लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट आइगन वेक्टर। W आपका लिखा है आपका अपमोस्ट राइट हैंड साइड, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट आइगन वेक्टर। क्यों? बिकॉज जब हम लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, V आपका राइट बताया मैंने, है ना, तो V को लिखने का तरीका क्या होगा आपका, A स्टार V शुड बी इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखते हैं V D, यानी V स्टार D। और दूसरे वाले का क्या है, W आपका क्या बताया मैंने, W इज योर राइट हैंड साइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइगन वेक्टर, यानी W ट्रांसपोज स्टार A शुड बी इक्वल टू, लिखते हैं जैसे यहाँ पर है, D पहले आएगा फिर W आएगा, D स्टार W ट्रांसपोज। तो इसको याद रखने की ट्रिक यही है, जो आपने राइट हैंड साइड लिखा है वो होगा आपका लेफ्ट आइगन वेक्टर, तो आप उसको यूज भी लेफ्ट की तरह ही करोगे, जैसे लिखा है उसके बाद इक्वल टू में कर दोगे। अदरवाइज ये तीन इक्वेशन याद करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो जैसा नेमिंग नॉमेनक्लेचर है, नेमिंग नॉमेनक्लेचर, वैसे ही आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुपुर, अगर आप ही हो अभी अवेलेबल, तो आपने अपना लैपटॉप खोला है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको मुझे इसके वी डी वैल्यूज और सब्ट्रैक्ट करके अंदर की मैट्रिक्स जितने भी आ रही है, तो आप चैट में अपना आंसर शेयर कर सकते हैं, जो चैट बॉक्स है। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे मैं वैल्यूज थोड़ी कॉम्प्लेक्स करते हैं, 30 20 और -1 दे देते हैं, 20 -22 एंड 14 कर देते हैं इसे, -11 एंड 5.5 और यहाँ कर दो 5। तो ये मेरे ये मैट्रिक्स है। आपको इसके आइगन वैल्यूज, राइट आइगन वेक्टर्स और आपको साथ ही लेफ्ट आइगन वेक्टर्स फटाफट से निकाल के बताना है। तो जल्दी से करके बताओ फटाफट, आपको मेटलैब में सिर्फ कोड डालने हैं जो अभी बताए गए हैं ऊपर पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से करके बताओ। आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स।
हेलो, हो गया क्वेश्चन? हाँ, एरर बताओ। आप चैट में लिख सकते हो, एरर जो भी आ रहा है कॉपी पेस्ट कर दो। जो भी एरर आ रही है कॉपी पेस्ट कर दो उसे चैट सेक्शन में। या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मर्जी है। हाँ, अच्छा, आपने फोन से ज्वाइन किया है तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज सकते हो उसमें। एरर लिख के बता दो उसमें क्या एरर आ रही है। मैट्रिक्स एलिमेंट मैंने सामने लिखा है, देखो मैं करके बता रहा हूँ आपको। सिंपल, आपको क्या करना है, ये है जी ऑफ ए। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रही है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो आंसर बता दो क्या आ रहा है। वी और वी और डब्ल्यू की वैल्यू बता दो बस। चैट में लिख दो खाली, वी और डब्ल्यू की वैल्यू। पॉइंट 906 ठीक है, मैं करके सॉल्व करके देख लेता हूँ। वी डब्ल्यू, आंसर आपके सामने है।
नहीं, आपकी वैल्यू गलत आ रही है। ठीक है, आंसर आपके सामने, एक बार आप टैली कर लो उसको फटाफट से। वी की वैल्यू टैली कर लो, अगर वी की वैल्यू सही आएगी तो आपके डब्ल्यू की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली खुद से सही आ जाएगी। क्योंकि अगर आंसर यही आ रहा है तो आप बाद में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी। अब मैंने सॉल्व कर दिया है, ई आई जी ऑफ ए। आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, आपके आइगन वैल्यूज खाली। जब आप उसको मैट्रिक्स निकालोगे तो वी डी और डब्ल्यू आपको तीनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स, हम कैसे इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम जो देखने वाले हैं, मीन स्क्वायर एरर के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, आप किसी भी चीज को प्रिडिक्शन में, जब भी हम मशीन लर्निंग या आपका न्यूरल्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन स्क्वायर एरर को पढ़ने से पहले हमें सम ऑफ स्क्वायर एरर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, अब मैं कहूँ। ठीक है, तो और साथ में मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी चीज का टाइम एफिशिएंसी मैटलैब में बहुत इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, पहले टाइम एफिशिएंसी की बात करते हैं, सीएलसी। टाइम एफिशिएंसी के लिए हमारे पास मैटलैब में होता है टिकटॉक। ठीक है, जैसे टिकटॉक एक ऐप थी, वैसी मैटलैब में भी टिकटॉक होता है, बस छोटा सा डिफरेंस क्या है, टिकटॉक में हम यहाँ पे के की जगह सी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा टी आई सी, टिक, तो जैसे ही मैं टी आई सी मैंशन करता हूँ वैसे ही मेरा टाइम मेजरमेंट बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है। टिक लिखा तो मैंने ए इज इक्वल टू 10 लिखा और ए इक्वल टू 10 आ गया। अब मैं जब टॉक लिखूंगा तो मुझे वो बताएगा कितना टाइम टिक से लेके टॉक तक यूज हुआ है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, टिकटॉक यूज करना कमांड विंडो में यूजफुल रहेगा या फिर स्क्रिप्ट में या फिर फंक्शन के अंदर यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा? आप बताओ कहाँ पे आप टिकटॉक को ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप ही हो अभी, तो बहुत इजीली आप बता सकते हो, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो साथ में। टिकटॉक का यूज करना स्क्रिप्ट में ज्यादा यूजफुल रहेगा, फंक्शन में ज्यादा यूजफुल रहेगा, या फिर कमांड विंडो में यूज करना इसका ज्यादा बेटर रहेगा? ठीक है, मैं बताता हूँ, टिकटॉक का ज्यादा बेटर यूज आपका रहेगा स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट में क्यों? बिकॉज स्क्रिप्ट जब आप रन करते हो तो कंप्लीट फोकस स्क्रिप्ट के अंदर रहता है। फंक्शन जैसे पता है, जब भी हम किसी भी चीज को रन करते हैं तो फंक्शन आपका डायरेक्टली रन हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम कमांड विंडो में काम करते हैं या कमांड हिस्ट्री में, तो हम एक एक चीज लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टिक, तो 1 सेकंड तो यहीं पे यूज हो गया। ए इज इक्वल टू 10, अदर 1 सेकंड यूज हो गया। बी इज इक्वल टू 20, अभी तक 2 सेकंड यूज हो गए, 4 सेकंड। टॉक लिखने में 1 सेकंड और यूज हो गया, 2 सेकंड हो गए, तो 7 सेकंड के आसपास, 11 सेकंड के आसपास यहाँ पे टोटल टाइम कंज्यूम हुआ। तो अगर मैं सेम चीज आपका स्क्रिप्ट के अंदर करूंगा तो ये टाइम 0.000 सेकंड्स के आसपास रहेगा। तो लास्ट चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइम एफिशिएंसी विद आपका मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर करने से पहले हमें पता होना चाहिए आपका एक चीज जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें फॉर लूप पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो फॉर लूप पढ़ लेते हैं, हमने कल कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ लिए थे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होंगी, कुछ वैल्यूज। जब भी हम एमएससी की बात करते हैं तो हम एक बहुत ही यूज डेटा की बात करते हैं। तो यूज डेटा कैसे आएगा, हम अभी क्या यूज करते हैं, एक रैंडम वैल्यू। तो ई इज इक्वल टू रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए मैटलैब में फंक्शन होता है आपका
RANDN, ठीक है, RANDN 1000,1, ठीक, RANDN 1000,1। तो आप देखोगे यहाँ पे एक रो मैट्रिक्स जनरेट हुई है, जैसे मैंने लिखा था 1000,1, इट मीन्स 1000 रोज एंड ओनली 1 कॉलम। तो 1000 रोज की एक मैट्रिक्स यहाँ पे आपकी जनरेट हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब मुझे इसमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मुझे हर बार एक मैट्रिक्स के पास जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर लूप। तो जैसे मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर आई इज इक्वल टू 1:1000। तो अगेन देखो, जैसे मैंने फॉर लूप यूज किया, मेरा प्रॉम्प्ट साइन जैसे इफ कंडीशन में गायब हो गया था, सिमिलरली फॉर में भी गायब हो गया, बिकॉज मैंने कल क्या चीज बोली थी, प्रॉम्प्ट आपका कब कब गायब होगा, जब जब आप किसी सोच में पड़ोगे। सोच यानी आप किसी स्कोप के बाहर जाओगे, या किसी दूसरे स्कोप में जाओगे, या फिर किसी लूप में चले जाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम कहाँ जा चुके हैं, हम यहाँ पे एक लूप के अंदर हैं। अच्छा, लूप के अंदर है यानी हम किस सोच में जा चुके हैं। जब तक हम किस सोच में हैं या फिर किसी और दुनिया में जा चुके हैं, तब तक ये प्रॉम्प्ट साइन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। अब ये प्रॉम्प्ट साइन वापस तभी आएगा जब आप इस फॉर लूप को एंड करोगे खुद से, है ना। खुद से एंड कैसे करेंगे, जब यहाँ पे मैं कोई कंडीशन लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मुझे सम ऑफ स्क्वायर एरर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, SSE, इट मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर इज इक्वल टू SSE, ठीक है। SSE प्लस ये जो वैल्यू थी, वैल्यू किसके अंदर थी, ई के अंदर, और आई, आई यानी 1 से लेके 1000 तक वैल्यू चलेगी, और अगर वो 1 होगी तो E(1), 2 होगी तो E(2), इस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज दिक्कत आ गई है, हमने SSE को स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज नहीं किया है। अब SSE को हमने इनिशियलाइज 0 नहीं किया है, तो हम सिंपली यहाँ पे, ऐसा तो नहीं होगा ना मैं दोबारा से इस पूरी कमांड को लिखूंगा। तो मुझे क्या करूंगा, सिर्फ सिंपली वर्क स्पेस में जाऊंगा, ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करूंगा, न्यू SSE यहाँ लिख दूंगा, और इसकी वैल्यू खुद से आ गई है 0। को रीनेम कर लेते हैं, एंटर प्रेस करना भूल गया था, अच्छा आ गया, ठीक है। SSE और उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो SSE की इनिशियल वैल्यू आप यूज नहीं कर पाओगे। अनडिफाइंड वेरिएबल, ओके, प्लस E ऑफ आई, ठीक है। तो ये जैसे ही किया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस लूप को एंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो लास्ट में आपको SSE की एक वैल्यू मिल गई है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, अभी गलत है, बिकॉज SSE यानी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, और यहाँ पे हमने सिर्फ एरर निकाली है, उसका सम किया है। तो दोबारा से फॉर लूप, अच्छा फॉर लूप से पहले आप क्या करोगे, SSE को दोबारा से इनिशियलाइज करोगे 0। अब फॉर लूप यूज स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे अगेन फॉर्मूला, अच्छा आप ध्यान से देखो, स्क्वायर करने के लिए आप क्या करोगे, स्टार E ऑफ आई अगेन यूज कर लेंगे, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा ताकि मेरा आंसर बार बार फॉर लूप के बाद रिपीट ना हो। एंटर मारा, और दुनिया से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, एंड यूज करेंगे। अब मैं SSE की वैल्यू लिखूंगा, तो ये वैल्यू आएगी SSE की एकदम करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो SSE निकालने के बाद इसका मुझे क्या निकालना है, मीन ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। तो मीन निकालने के लिए जैसा हम सब जानते हैं, हम क्या यूज करते हैं, मीन निकालने के लिए हम जितनी वैल्यूज हैं उतने से ही उसको डिवाइड कर देते हैं सिंपली, है ना। तो डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, MSE इज इक्वल टू SSE डिवाइड बाय 1000, जैसे आपने किया वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, उसका मीन ऑफ स्क्वायर एरर। तो चाहे हम किसी भी चीज का सिमुलेशन करें, है ना, कोई भी मॉडल हमारे पास हो, उस मॉडल में हमेशा एरर आएगी ही आएगी, है ना। अच्छा, एरर कैसे आएगी, यानी जो हमने अभी ई वैल्यू लिखी, ये क्या थी, एरर थी, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर एरर्स है, तो ये ई यानी एरर है। अच्छा, एरर के लिए मैंने रैंडम क्यों यूज किया, बिकॉज रैंडम नंबर बेसिकली कैसे आता है, -0.1, 1.0, है ना, 0 पॉइंट समथिंग जैसा आपको दिख रहा होगा। तो एरर भी आपकी हमेशा 1 -1.5 से +1.5 या 0.2 वेरी कर सकती है, इसी रेंज में आती है जनरली। अब आप कभी नहीं देखोगे एरर आपकी 3 की आ गई, 4 की आ गई, -3 -4 इस हिसाब से आ गई। तो जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी भी रिसर्च वर्क की एप्लीकेशन
या ऑप्टिमाइजेशन उसमें करते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या किसी टेक्निकल वर्क में हो, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वर्क में हो जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो वहाँ पे आप उसको एक बेस वैल्यूज लेके कंसीडर करके चलते हो हमेशा। बेस वैल्यू इन द सेंस, जैसे मान लो आपको कोई केमिकल रिएक्शन करनी है, तो आपको पहले से पता होता है कि मेरे आंसर क्या आएंगे, है ना। उसके लिए हमें क्या दी जाती है, मैनुअल दी जाती है कि आपको इस रेंज में के आंसर्स लाने हैं। अगर उस रेंज में हमारे आंसर नहीं आते हैं, तो उसके बाद हम निकालते हैं कि कितना एरर आया है। तो जो इज इक्वल टू आर इंडियन हम यहाँ पे लिखा था, वो यही डिनोट करता है कि आपकी एरर्स क्या है। ये सब हमारी हैं एरर्स। जब हमारे पास एरर्स आती है, तो एरर निकालने के बाद हम हमेशा क्या निकालते हैं, टर्म एमएसई, विच इज मीन ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। अब ये कैसे निकलता है, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी प्रोसीजर बार बार उसको फॉलो करते हैं या उसको एप्लीकेशन में लाते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज हमें अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपने एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन भी चेक करना होता है। जितना आपका एक्सपेरिमेंट या आपका प्रोजेक्ट या मॉडल प्रिसाइज होगा, उतना ही वो बढ़िया होता है। बिकॉज अगर एक ही चीज को मैं बार बार कर रहा हूँ, बार बार अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, तो वो एक ट्रस्ट वर्दी मॉडल आपका नहीं है। भले ही उसमें एक्यूरेसी कम आ रही हो, लेकिन वो प्रिसाइज होना चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 97% चलेगी, लेकिन आपका मॉडल 99% प्रिसाइज होना चाहिए। वो 80% प्रिसीजन आप कभी भी कंसीडर नहीं करोगे कि कभी उसने आंसर आपको सही दे दिया और दूसरे ही क्रम में आंसर आपका गलत आ गया। हेलो, बताओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हमेशा प्रिसीजन आपका बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए, सॉरी, प्रोजेक्ट आपका, मॉडल आपका बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। तो प्रिसाइज होने का मतलब, जो भी एरर आपकी हैं वो एट मोस्ट, अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि हर बार सेम आएगी, बिकॉज आपने इनपुट वैल्यूज और आउटपुट वैल्यू आपको जो मिली है, उसका रिलेशन क्या दिया है वो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो प्रिसाइज होगा, लेकिन एरर हर बार सेम नहीं होगी। तो इसीलिए हम लास्ट में क्या निकालते हैं, आपकी मीन ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। क्योंकि आप देखो यहाँ पे एरर कहीं पे 1 पॉइंट गई है, कहीं पे 0 गई है, लास्ट में जो एरर आपकी आ रही है वो आ रही है 0.9980। अब इस एरर को आप कैसे रिडंड करोगे, है ना, या मिनिमाइज करोगे, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन फिल्टर्स या अपने अपने मॉडल में इंक्लूड करो। ठीक है, तो यही स्टेप्स हैं सारे के सारे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बता सकता है। प्रिडिक्शन वर्क में ज्यादातर आप इसको यूज करते हो। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है तो भी आप चैट में अपना इनपुट दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे हम अब बात करते हैं कोई भी वैल्यू प्रिंट कैसे करते हैं मैटलैब में। ठीक है, बेसिक में बता देता हूँ। तो एक फंक्शन होता है डिस्प, विच डिस्प्लेस कंटेंट, और हम लिखेंगे आपका सिंगल कोट्स के अंदर। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, तो इसको लिखूंगा तो इसको डिस्प्ले कर देगा। अब मैं इसमें सेमीकोलन लगाता हूँ, तो सेमीकोलन लगाओ या सेमीकोलन नहीं लगाओ तो उसको डिस्प्ले नहीं कर। जैसे एमएससी, तो मैंने सेमीकोलन लगाया तो वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन बिना सेमीकोलन को डिस्प्ले करेगा। लेकिन सेम चीज अगर मैं डिस्प्ले के अंदर, अच्छा, डिस्प्ले के अंदर इसको यूज करो, एमएससी, ठीक है, आंसर मिलेगा। ओके, अब सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ तो स्टिल मुझे आंसर मिलेगा। तो चाहे आप डिस्प्ले फंक्शन में सेमीकोलन लगाओ, चाहे सेमीकोलन नहीं लगाओ, आंसर आपको दोनों ही कंडीशन में मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था अबाउट ऑल द बेसिक्स ऑफ मैटलैब। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आई एम टर्निंग ऑफ द रिकॉर्डिंग।